हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। आज बेटा क्या करेंगे अपन क्रेमर्स रूल पे बेस्ड क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखें अगर अभी तक नहीं देखा है तो, और वही रफ कॉपी लेके बैठे जिसमें आप अभी तक का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार, है ना। अ सेल्समैन हैज रिकॉर्ड ऑफ सेल्स ड्यूरिंग 3 months फॉर 3 आइटम्स ए, बी एंड सी। एक सेल्समैन है जो 3 आइटम्स को मार्केट में बेचता है। आइटम के नेम है ए, बी, सी। उसने 3 महीने तक उनको बेचा और उनका रिकॉर्ड बनाया क्योंकि उसको उसका कमीशन मिलेगा। जनवरी में ए के कितने यूनिट बिके, बी के और सी के। ठीक है, टोटल कमीशन उसने कितना कमाया। फेब का रिकॉर्ड, फेब का कमीशन, मार्च का रिकॉर्ड और मार्च का कमीशन। क्या पूछा है अपने से, फाइंड ऑल रेट्स ऑफ कमीशन ऑन आइटम्स ए, बी एंड सी। रेट ऑफ कमीशन का मतलब पर आइटम कितना कमीशन मिल रहा है। तो अपन यहां लिखेंगे लेट रुपीज एक्स बी द कमीशन, ठीक है, ऑन, या अपन लिखे पर आइटम ऑफ ए वाले प्रोडक्ट का एक आइटम बेचने पे कितना कमीशन मिल रहा है, एक्स रुपीज। तो अगला स्टेटमेंट वाई का हो जाएगा आइटम बी, और अगला स्टेटमेंट जेड वेरिएबल का हो जाएगा फॉर आइटम सी। क्लियर, जो चीज फाइंड करनी थी आप ऑब्वियसली उसी को अज्यूम करोगे। तो अब अपन इक्वेशंस बनाएंगे। एक आइटम पे एक्स रुपीज का कमीशन है तो 90 आइटम्स पे कितना होगा, 90x। 100 आइटम्स पे 100y, 20 आइटम्स पे 20z। टोटल कमीशन 800। अपन इन सबको 10 से डिवाइड कर सकते हैं। इक्वेशन हो गई 9x 10y 2z इज इक्वल टू 80। ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। फेब्रुवरी पे आते हैं। 130x 50y 40z इज इक्वल्स टू 900। सारे जीरोस कैंसिल आउट कर देते हैं। इक्वल्स टू में आ गया 90। ठीक है, यहां तक ये आ गई फेब की इक्वेशन। अब आते हैं मार्च पे, तो ये हो जाएगा 60x प्लस 100y प्लस 30z इज इक्वल टू 850। वही 10 से डिवाइड कर देंगे। 6x 10y 3z इज इक्वल्स टू 85। ये बन गई अपनी तीसरी इक्वेशन। अब क्या करेंगे, सबसे पहले डी डिटर्मिनेंट बनाएंगे। डी डिटर्मिनेंट किसका बनता है, कोएफिशिएंट्स का। एक्स के कोएफिशिएंट्स का पहला कॉलम बना लो, फिर वाई के कोएफिशिएंट्स का सेकंड कॉलम बन जाएगा, और फिर जेड के कोएफिशिएंट्स। इस डी को अपन क्या करेंगे, इसको इवैल्यूएट करेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आई, इसका मतलब ये आपका केस 1 है यूनिक सोल्यूशन का। फिर आप D1, D2, D3 भी निकालेंगे और D1 बाय D, D2 बाय D और D3 बाय D करके X, Y, Z निकालेंगे। अगर D 0 आ गया तो अब आपके आगे के 2 केसेस बनते हैं। सेकेंड केस था कि D1, D2, D3 में कोई भी एक 0 नहीं अगर है, अगर कोई भी एक 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन है। तो आप D1, D2, D3 तीनों निकालोगे और X, Y, Z की वैल्यूज निकालोगे। D1 बाय D, D2 बाय D और D3 बाय D करके। दैट इज केस 1 है फॉर यूनिक सोल्यूशन। लेकिन अगर ये D 0 आ गया और D1, D2, D3 में से कोई भी एक 0 नहीं आया तो वो इनकंसिस्टेंट कैटेगरी हो गई। और अगर D1, D2, D3 तीनों 0 आ गए तो आप क्या करेंगे, फिर 2 इक्वेशंस लेंगे, Z को भेज देंगे राइट में, X और Y Z की टर्म्स में निकालेंगे, उसको थर्ड इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से LHS RHS बराबर आ गए तो कंसिस्टेंट, नहीं आए तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये D की वैल्यू अपनी 0, मैं आपको अभी बता देता हूं, जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी 0 नहीं आएगी। क्लियर। अब बनाएंगे अपन D1, D2 और D3। तो D1, D2, D3 कैसे बनते हैं भाई, इनमें जो कांस्टेंट्स हैं उनका यूज आ जाता है। D1 की मैंने आपको ट्रिक बताई थी,
D1। 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम में सारे कांस्टेंट्स को डाल दो, तो आपका जो D1 है वो क्या बनेगा, वो बनेगा 80, 90, 85। बाकी के दो कॉलम्स को कॉपी कर लो, 10, 5, 10, 2, 4, 3। इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करके निकालेंगे। इवैल्यूएट आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग कर सकते हो। फिर आप निकालोगे D2। D2 क्या होगा भाई, सेकेंड कॉलम में कॉन्स्टेंट्स को लगा दो, विच इज 80, 90 एंड 85। फर्स्ट कॉलम जो है वो रहेगा 9, 13 और 6। थर्ड कॉलम रहेगा 2, 4 और 3। फिर अपन निकालेंगे D3। थर्ड कॉलम में क्या अप्लाई कर दो, कॉन्स्टेंट्स का अप्लाई कर दो। बाकी के दो कॉलम्स को कॉपी कर लो, ठीक है। ये अपन ने D1, D2, D3 सब निकाल दिए। अब आप X, Y, Z कैसे निकालोगे, D1 बाय D, D2 बाय D और D3 बाय D। क्या करना है, अब पॉज करना है, ये सारे इवैल्यूएट करने हैं और X, Y, Z की वैल्यूज निकालनी है। कॉपी करो। तो अपना इवैल्यूएट करके D1, D2, D3 आएंगे। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग आप एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं तो एक चीज नहीं भूलेंगे, प्लस माइनस और प्लस लगाना। बिना उसके तो ऑब्वियसली आपका आंसर मैच ही नहीं करेगा। तो अब आप X, Y, Z निकालेंगे, D1 बाय D, D2 बाय D और D3 बाय D करके। ये डिवाइड करके अपनी वैल्यूज आ गई किसकी, X, Y और Z की। कॉपी करो। नेक्स्ट, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपन सब पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी इक्वेशंस को फॉर्म करना सीखेंगे। एक कंपनी है जिसने कितना अर्न किया, 1 लाख रुपीज प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। इट इज कमिटेड टू मेकिंग अ डोनेशन टू रेड क्रॉस। मान लो कोई चैरिटी है रेड क्रॉस, वहां पे ये जो कंपनी है उसने कमिटमेंट दिया था कि हम हमारे प्रॉफिट का जो है 10% आपको डोनेशन देंगे, लेकिन बिफोर टैक्स के प्रॉफिट का नहीं देंगे। प्रॉफिट में से पहले टैक्स पे कर देंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% डोनेशन हम रेड क्रॉस को दे देंगे। लिखा है ना 10% ऑफ इट्स आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, यानी कि ये जो 1 लाख है ये अपन बिफोर टैक्स प्रॉफिट मान के चलेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंपनीज पे कॉर्पोरेट टैक्स लेगी, कितना, 50% लेगी। किसका 50%, ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग चैरिटेबल डोनेशन एंड एनी लोकल टैक्सेस। कंपनी के प्रॉफिट में से चैरिटी के डोनेशन को और लोकल टैक्सेस को हटा दो, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 50% कॉर्पोरेट टैक्स में चले जाएगा। आगे पढ़ते हैं। द कंपनी मस्ट ऑल्सो पे लोकल टैक्सेस। लोकल टैक्स भी गवर्नमेंट जो कंपनी है उसको देने, कितने देने हैं, 10% देने हैं ऑफ इट्स प्रॉफिट लेस द डिडक्शन टू रेड क्रॉस। यानी कि 1 लाख में से जब उन्होंने कुछ परसेंटेज 3 जगह बांटा है, रेड क्रॉस को भी दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एज अ कॉर्पोरेट टैक्स भी दिया है और लोकल टैक्सेस भी दिए हैं। तो आप इन 3 इक्वेशंस के इन 3 केसेस की क्या बनाएंगे, इक्वेशंस। तो मैं यहां अज्यूम करता हूं, लेट अमाउंट पेड टू रेड क्रॉस इज ₹X, ठीक है। रेड क्रॉस को कितने रुपए दिए, X। लेट अमाउंट पेड एज कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनी दे रही है वो कितना है, ₹Y। एंड अमाउंट पेड एज लोकल टैक्स। लोकल टैक्स जो कंपनी दे रही है वो कितना है, ₹Z। ये कंपनी के क्या है, 3 जगह के एक तरीके से खर्चे आ गए प्रॉफिट में से जो उसको हिस्सा देना पड़ रहा है। अब चाहे वो टैक्स का हो, चाहे कॉर्पोरेट टैक्स हो या रेड क्रॉस हो। अब आते हैं पहली कंडीशन पे। जो कंपनी रेड क्रॉस को पैसा दे रही है यानी कि X रुपीज, वो कैसे निकाला जाएगा, वो होगा 10%। किसका 10%, इट्स आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, ठीक है। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट का मतलब 1 लाख जो था वो बिफोर टैक्स प्रॉफिट था।
1,00,000 रुपए में से कंपनी ने 2 जगह टैक्स पे करा है, एक तो Y और एक Z। तो ये इसका आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बन गया। इसका 10% करने से आपके पास X आ जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को अगर आगे सॉल्व करना है तो आप 10% को 10/100 लिखेंगे, 10/100। बाकी की सारी चीजों को कॉपी कर देंगे, एक एक जीरो काट देंगे और इस 10 को इधर ले जाएंगे, 10x हो जाएगा। y और z जो माइनस के हैं वो भी लेफ्ट में जाके ऐड हो जाएंगे। तो इक्वेशन हो गई 10x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू 1,00,000। ये पहली इक्वेशन बन गई। जो दूसरी इक्वेशन है वो किस चीज की है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जो कॉर्पोरेट टैक्स दिया है, कॉर्पोरेट टैक्स है ₹Y, वो कितना है? वो है 50%। किस चीज का 50% है? जो बिफोर टैक्स प्रॉफिट है उसमें से 2 चीजों को डिडक्ट कर लो, एक तो चैरिटेबल डोनेशन और एक लोकल टैक्स। तो बिफोर टैक्स प्रॉफिट में से एक तो चैरिटेबल डोनेशन को हटा लो और एक लोकल टैक्स को हटा लो। 50% का मतलब होता है 50/100, काटेंगे तो 1/2, तो 2 इधर चल जाएगा y के साइड, x और z इधर आके ऐड हो जाएंगे। तो x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 1,00,000। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन क्या है कि जो कंपनी है वो लोकल टैक्स दे रही है। लोकल टैक्स कितना है? ₹Z है। वो कितना है भाई? वो 10% है। किसका 10% है? वो 10% है ऑफ इट्स प्रॉफिट लेस द डिडक्शन टू रेड क्रॉस। यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट में से रेड क्रॉस को जितना पैसा दे दिया उस बचे हुए पैसे का 10%। तो रेड क्रॉस को कितना पैसा दिया है? X रुपीज दिए, तो माइनस कर दिया, 10% कर देंगे। 10% क्या होता है? 1/10, क्योंकि 10/100। तो 1/10 का 10 इधर आ जाएगा, 10z बन जाएगा और माइनस का x इधर आके प्लस का x हो जाएगा। तो x प्लस 10z इज इक्वल टू में क्या रह गया? 1,00,000। ये अपनी 3 इक्वेशंस बन गई। अब आप क्या करेंगे? 4 डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे। ठीक है, D, D1, D2 और D3। अगर D0 नहीं आया, जो मैं आपको अभी बता रहा हूं नहीं आएगा 0, अगर नहीं आया तो आप क्या करोगे? D1, D2, D3 भी निकालोगे और D1/D, D2/D और D3/D करके तीनों वेरिएबल्स यानी कि तीनों अमाउंट को फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो पॉज करो और आगे की कैलकुलेशन करो। तो अपने पास 3 इक्वेशंस थी, अपन ने उससे 4 डिटर्मिनेंट्स बनाए। D कोएफिशिएंट्स का, D1 में कोएफिशिएंट्स हटा के फर्स्ट कॉलम में कांस्टेंट लगा दिए, D2 में सेकंड कॉलम में कांस्टेंट लगा दिए और D3 में थर्ड कॉलम में कांस्टेंट लगा दिए। D1 को मैंने एक्सपैंड करा, मेरा आया 189, आपका भी यही आया होगा। अब क्या करेंगे? देखो, अब मैं डायरेक्टली एक्सपैंड नहीं कर रहा। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी मुझे पता है ना कि मैं रो या कॉलम में से कॉमन ले सकता हूं। तो मैंने पहले 1,00,000 को कॉमन ले लिया, उससे ये फर्स्ट कॉलम कितना इजी हो गया, तो अब इसे एक्सपैंड करना भी इजी हो गया। ऐसे ही मैंने यहां भी कॉमन ले लिया, एक्सपैंड करना इजी हो गया और थर्ड केस में भी कॉमन ले लिया। क्लियर? अब ये तो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन है, तो x y z अपन निकाल सकते हैं। कैसे? D1 विच इज 9,00,000 डिवाइडेड बाय 189। ठीक है, फिर है अपना D2 81,00,000 डिवाइडेड बाय 189 और फिर क्या है अपना? यह है 18,00,000 डिवाइडेड बाय 189। तो ये तो है अमाउंट जो रेड क्रॉस को दिया, ये है कॉर्पोरेट टैक्स और ये है लोकल टैक्सेस। ठीक है, आ गया समझ में? अगर आंसर्स मैच कर गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग प्लीज अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स को चेक करो और इसको दोबारा खुद एक बार सॉल्व करो, कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 3, 3 प्रोडक्ट्स हैं P1, P2, P3 और 3 मशीन्स हैं M1, M2, M3। क्या गिवन है अपने को? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन 1 आवर। जो मशीन M1 है वो 1 घंटे में 25 यूनिट P1 के प्रोड्यूस कर रही है, 50 यूनिट्स P2 के, 75 यूनिट्स P3 के। ये नंबर ऑफ यूनिट्स हैं
जो एक आवर में प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय मशीन M1, बाय मशीन M2 एंड बाय मशीन M3। टैबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है तो क्वेश्चन को समझना बहुत इजी हो गया। टोटल आवर्स जो अवेलेबल हैं एक दिन में वो कितने हैं? 12, 12 और 13। ठीक है, मतलब फैक्ट्री इतनी देर काम कर रही है। फाइंड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड विथ अवेलेबल टाइम। अब ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई फैक्ट्री चालू करेगा तो वो ये थोड़ी सोचेगा कि मेरी मशीनें बेकार पड़ी रहे, मैं उन्हें जाके ऑन ही नहीं करूं। वो ये सोचेगा जितनी देर मेरी फैक्ट्री ऑन है, लोग काम कर रहे हैं, उतनी देर मशीन भी काम करती रहे, मैक्सिमम प्रोडक्शन करने की सोचेगा। तो अब अपन क्या करेंगे? सबसे पहली चीज जो फाइंड करना है उस पे अजम्पशन बना लो। लेट नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ P1, P1 के कितने यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं? X। P2 के कितने यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं? Y। और P3 के कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? Z। ये अपन ने एक स्टेटमेंट बना लिया। अब सुनो ढंग से, एक घंटे में कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए? P1 के 25 यूनिट एक घंटे में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो एक यूनिट कितनी देर में होगा? 1/25 में। ये क्या है? आवर्स है। 25 यूनिट्स एक आवर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एक यूनिट 1/25 आवर में प्रोड्यूस होगा। आपने P1 के कितने यूनिट अज्यूम करे? X। तो X यूनिट कितनी देर में प्रोड्यूस होंगे? X/25। ऐसे ही 50 यूनिट एक घंटे में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एक यूनिट इतनी देर में प्रोड्यूस होगा, तो Y यूनिट्स इतनी देर में प्रोड्यूस होंगे। ऐसे ही तीसरे केस को 75 यूनिट्स 1 आवर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एक यूनिट 1/75 आवर में प्रोड्यूस होगा, तो Z यूनिट्स Z/75। यानी कि जो आपकी M1 मशीन है वो X, Y और Z यूनिट्स को प्रोड्यूस करेगी इतना टाइम लेके। कितना मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है? वो है 12 आवर्स। तो इन तीनों का जो टोटल है वो 12 बन जाएगा। ऐसे ही अपन M2 की इक्वेशन बना लेंगे और ऐसे ही M3 की इक्वेशन बना लेंगे। तो क्या बनती है अपनी फर्स्ट इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन बनी टाइम टेकन ऑन X यूनिट्स ऑफ P1, टाइम टेकन ऑन Y यूनिट्स ऑफ P2, टाइम टेकन ऑन Z यूनिट्स ऑफ P3। ये ऐड कर दिया, ये टोटल टाइम आ गया जो 12 आवर्स होना चाहिए। ऐसे ही मशीन M2 का निकाल लो। पैटर्न आप समझ ही गए। क्या बनेगा? X/50, Y/50, Z/50 इक्वल्स टू में 12। अब क्या बनेगा? ये बनेगा X/50, Y/25 और Z/100 इज इक्वल टू में 13। यहां एलसीएम आ जाएगा, सेम यहां पे और यहां पे तीनों जगह एलसीएम ले लेंगे। तीनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। उसके बाद 4 डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे, D1, D2, D3, ठीक है, और एक D, और उन्हें इवैल्यूएट करेंगे। एलसीएम स्टार्ट करते हैं। क्या एलसीएम आएगा इनका भाई? 25, 150 और 75। 75 ये एलसीएम ले सकते हैं अपन 300 या 1000 भी ले सकते हैं। आप सबको 1000 से मल्टीप्लाई करके बाद में भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। इनका एलसीएम 50 आ जाएगा, इनका एलसीएम 100 आ जाएगा। तो आप बेसिक बात है, एलसीएम ले, इक्वेशंस बनाओ, 4 डिटर्मिनेंट्स बनाओ, इवैल्यूएट करो और आंसर निकालो। ठीक, तो अपन ने फर्स्ट इक्वेशन को अपन एलसीएम भी ले सकते थे, तो अपन ने एक ट्रिक भी लगा दी, मल्टीप्लाई बाय 150। आप चाहे 150 से एलसीएम ले लो, एक ही बात है। ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 50, सेकेंड इक्वेशन बनेगी। थर्ड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 100, ये थर्ड इक्वेशन बनेगी। 4 डिटर्मिनेंट्स बना दिए और उन चारों को अपन ने इवैल्यूएट कर दिया। अब x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू निकालेंगे। x होता है d1/d, ओरली कर सकते हो आप डिवाइड, माइनस माइनस कट जाएगा 100। फिर d2/d, d2 ऊपर लिखो, d से डिवाइड करो, माइनस माइनस कट गया 200। फिर d3/d, तो माइनस माइनस कट गया और ये 300। ठीक है, तो तीनों जो प्रोडक्ट्स हैं उनके कितने यूनिट प्रोड्यूस हो सकते हैं वो फाइंड कर लिया।
इजी है तो कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन इक्वेशंस फॉर टू मार्केट्स, दो मार्केट हैं ए और बी, उनसे रिलेटेड अपने को कुछ इक्वेशंस दे रखी है, फाइंड करनी है इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन वैसे आपके इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, लेकिन बहुत इजी बात है ये। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है कि जितनी मार्केट में डिमांड है उतनी सप्लाई भी हो गई। अगर 10 यूनिट की डिमांड है और 10 यूनिट सप्लाई हो गया, मतलब सबकी डिमांड फुलफिल हो गई, सब लोग खुश हो गए। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी कि स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अब आगे देखो, इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर ईच मार्केट एंड द प्राइस फॉर ईच मार्केट। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्स डी क्या है? एक्स डी है क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि जितनी मार्केट में क्वांटिटी की डिमांड है, और एक्स एस क्या है? क्वांटिटी सप्लाइड, जितनी उस मार्केट में सप्लाई हुई। डिमांड के बराबर अगर सप्लाई है तो अपन बोलेंगे कि इट इज इक्विलिब्रियम, इट इज बैलेंस्ड। ठीक है, पी ए और पी बी क्या है? प्राइस इन मार्केट ए, प्राइस इन मार्केट बी। सेम ऐसी पी ए पी बी, ये सब हर जगह है। ठीक है, तो अपन यहां क्या करेंगे, अपन एक छोटा सा अजम्पशन कर लेते हैं, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि यार ये पी ए पी बी के थ्रू मैं इक्वेशंस बनाऊं, तो मैं तो जनरल वेरिएबल्स ले लूंगा जो मैं हर बार लेता हूं। लेट पी ए को मैं क्या ले लेता हूं? एक्स, और पी बी को वाई। इससे क्वेश्चंस थोड़ी, इक्वेशंस जो है वो थोड़ी इजी लगती है। फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम क्या लिखा जाता है? इक्विलिब्रियम कब होता है? जब डिमांड और सप्लाई बराबर होती है। तो आप पहले मार्केट की डिमांड और पहले मार्केट की सप्लाई को इक्वल कर दो, तो क्या आएगा? ये आएगा 82 माइनस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -5 प्लस का 15x। अपन ने डिमांड और सप्लाई को इक्वल कर दिया क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। ठीक है, अब इन सारी चीजों को आप इधर ले आओ, या ऐसा कर लो कि कांस्टेंट को इधर ले आओ और बाकी वेरिएबल्स को उधर ले जाओ। तो 3x 15x से जाके ऐड हो जाएगा, y सब्ट्रैक्ट का हो जाएगा और 5 इधर आके ऐड हो जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इस बार सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं तो डिटर्मिनेंट्स बहुत छोटे बनने वाले हैं, तो बहुत इजी कैलकुलेशन है। ठीक है, एंड फॉर मार्केट, कौन सा मार्केट? बी मार्केट। फिर से डिमांड और सप्लाई बराबर, क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो डिमांड इक्वल टू सप्लाई। तो ये हो गया 92 प्लस 2x माइनस 4y माइनस 6 प्लस 32y। अब क्या करें? अब अपन इस 6 को उधर ले जाएंगे, 98 बन जाएगा, और इन दोनों को इधर ले आएंगे तो 2x जो है वो माइनस 2x बन जाएगा, क्योंकि प्लस का नंबर दूसरी तरफ जा रहा है। ये इधर आके इससे ऐड हो जाएगा, 36y हो जाएगा, और ये उधर जाके ऐड हो जाएगा 98। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आप यहाँ पे d डिटर्मिनेंट बनाओगे कोएफिशिएंट्स का, वो है 18 माइनस 2 माइनस का 1 और 36, इसकी वैल्यू निकालोगे। फिर आप D1 डिटर्मिनेंट बनाओगे, जिसमें आप पहले कॉलम में कांस्टेंट्स को लगा दोगे, विच इज 87 एंड 98। सेकेंड कॉलम को कॉपी कर लोगे। D2 में आप क्या करोगे? सेकेंड कॉलम में कांस्टेंट्स को लगा दोगे, 87 एंड 98, और पहले वाले कॉलम को कॉपी कर लोगे। तीनों को एक्सपैंड करना है, और उसके बाद क्या करना है भाई? उसके बाद x और y का फॉर्मूला लगाना है, d1 अपॉन d, d2 अपॉन d। इजी है ना? बस इसमें अपन ने एक नई बात क्या सीखी, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, यानी कि डिमांड और सप्लाई बराबर। तो कॉपी करो और कैलकुलेशन करो। इजी है, देखो कैलकुलेशन आप लोग खुद ने अगर करी है तो टैली कर लो, ये 3 आंसर्स आएंगे। नहीं करी अभी तक तो मैं बता देता हूं एक्सपैंड करना। 18 इंटू 36 करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, है ना? इजी तो है कैलकुलेशन। अब इसके बाद x और y कैसे निकालेंगे? d1 अपॉन d विच इज 5 एंड d2 अपॉन d विच इज 3। यानी कि मार्केट A में क्या प्राइस है? 5 रुपए, और मार्केट B में क्या प्राइस है? 3 रुपए। ठीक है, कॉपी करो।